वंदे मातरम। आज बहुत ही खास दिन है, वर्ल्ड रेडियो डे, विश्व रेडियो दिवस। और आप जानते हैं कि रेडियो ने किस तरह से लोगों के जीवन में प्रवेश करके और कितना बड़ा बदलाव किसी ज़माने में लाया था। और आज मोबाइल के अंदर जो रेडियो है वो भी लोगों की विचारधारा को सकारात्मक बनाने के लिए बहुत ही ज़ोरदार कदम उठा रहा है। और कई तरह के कार्यक्रम जिनसे कि जो युवा पीढ़ी है वो मार्गदर्शन पाती है। ये सकारात्मक भारत आंदोलन के अंतर्गत आप ये जो जन आंदोलन चल रहा है सकारात्मकता का, उसको लेकर आप जानते हैं कि 12 फरवरी स्वामी दयानंद सरस्वती जी को लेकर उनकी जयंती पे बैठक हुई थी। और अब 16 फरवरी से वसंत पंचमी से नई प्रारूप के अनुसार बैठकें होंगी। तो आइए आरजेएस के सकारात्मक सॉन्ग से इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं। फिर उसके बाद आपको ऑडियो के रूप में अमीन सयानी साहब के अंदाज में ये फेसबुक लाइव आज डेडिकेटेड होगा, प्रस्तुत किया जाएगा। और हो सकता है कि पिछली बार की तरह जो फेसबुक लाइव हुआ था वो हिट हुआ था, आप लोगों ने उसे बहुत पसंद किया था और उसके बाद ऑडियो एक जारी की गई थी। तो ये तीसरा एपिसोड है और आज 116वां फेसबुक लाइव है। मैं उदय कुमार मन्ना, आपका दोस्त फेसबुक फ्रेंड्स। तो सभी आरजेएस फैमिली फेसबुक फ्रेंड्स को वंदे मातरम करते हुए सकारात्मक सॉन्ग से आज के फेसबुक लाइव का आगाज करते हैं। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाएं, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। जी हाँ, तो सरकार को जगाने के लिए ये अनवरत चरैवेती सकारात्मक भारत आंदोलन है। और आप जानते हैं कि कल 135वें सकारात्मक बैठक का आयोजन किया गया था और उस आयोजन में भारी संख्या में महिला शक्ति, बहन शक्ति जिन्हें हम लोग कहते हैं, और एक अवार्ड भी घोषित किया गया था। कल की बैठक स्वामी दयानंद सरस्वती जी की 198वीं जयंती पर किया गया था। और जो आर्य समाज के पुरोधा आउटर दिल्ली के रहे हैं और उनकी स्मृति में शिव कुमार यादव जो और भावना शर्मा जी जो कि संपादक हैं नजफगढ़ मेट्रो समाचार पत्र के, उन्होंने ये अवार्ड घोषित किया है। आपको रूबरू कराते हैं। जी हाँ, ये स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती जी के नाम का शिव कुमार यादव जी ने ये अवार्ड घोषित किया है। आर्य समाज के अनुयायी श्री रघुनाथ सिंह आर्य प्रधान जी जिन्हें कहा जाता है, खैरा गांव जो नजफगढ़ के पास है वहाँ के रहने वाले थे। पिछले साल इनका निधन हो गया था। तो अब आरजेएस फैमिली जो है अगले स्वतंत्रता दिवस पे इनकी स्मृति में महर्षि दयानंद सरस्वती राष्ट्रीय सम्मान 2021 प्रदान करेगी। ये जानकारी देनी थी। और इसके साथ साथ अखबारों में कुछ खबर आई है और वो आपको ये संज्ञान न्यूज, संज्ञान दृष्टि है और उसके बाद खबर संसार है जिन्होंने भी खबर ये दिया था। और ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जयंती पे। और इसके अलावा ये यूट्यूब पर पूरी रिकॉर्डिंग जो है यूट्यूब पे 135वीं आरजेएस सकारात्मक बैठक 198वां महर्षि दयानंद जन्मोत्सव नजफगढ़ मेट्रो समाचार कार्यालय। तो केवल आप अगर 135वीं आरजेएस सकारात्मक बैठक लिखेंगे यूट्यूब पर तो ये पूरा कार्यक्रम आपको पूरी रिकॉर्डिंग, और ये 2 यूट्यूब पे लगी हुई है। और इसके साथ साथ ये भी बताना चाहेंगे कि सरोजिनी नायडू जी का आज
जन्मदिन है, तो आज 13 फरवरी और 14 फरवरी के बारे में और लोगों की बात करेंगे। तो ये आरजेएस पॉजिटिव मीडिया ने मनाया महिला दिवस जब मनाया गया था। चित्रकार रजा तनेजा और शिक्षिका ज्योति तनेजा जी और जो अपने आरजेएस स्टार हैं अविरल जैन जी ने ये बैठक किया था। तो आज इसको साझा किया गया क्योंकि ये इसमें सरोजिनी नायडू जी के बारे में ढेर सारे जिक्र किए गए हैं। अब देखिए वर्ल्ड रेडियो डे है और देखिए ये बच्चा कैसे ट्यून कर रहा है रेडियो को। एक ये ज़माना हुआ करता था। तो आइए अब वर्ल्ड रेडियो डे के बारे में और इसके साथ साथ एक घोषणा भी करना चाहेंगे और वो घोषणा है कि चौधरी इंदिराज सिंह सैनी जी ने वो किया है, बैठक की घोषणा की है। आपको बताना चाहेंगे आगामी आरजेएस सकारात्मक बैठक की घोषणा 16 फरवरी ये वसंत पंचमी 2021 मंगलवार को बसंत पंचमी विद्या की सरस्वती की पूजा के उपलक्ष्य में ये फूलों का त्यौहार श्री पंचमी भी कहते हैं। इस शुभ त्यौहार पर आरजेएस की एक बैठक स्वरूप नगर पार्ट 2 सिल्वर वॉक पब्लिक स्कूल पर मनाने का कार्यक्रम होगा। मेरे सभी आरजेएस के साथी आने की कृपया करें। धन्यवाद। चौधरी इंदिराज सिंह सैनी समाज सेवी। तो आरजेएस फैमिली में जुड़े हुए हैं, पहले भी बैठक कराई थी इन्होंने और हरियाणा यात्रा भी कराई थी चौधरी इंदिराज सिंह सैनी जी ने और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया गई थी। तो अब आइए अब रेडियो दिवस के बारे में अब जानकारी जो है आप लोगों तक साझा करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप ये मान के चलिए कि अब ये रेडियो का कार्यक्रम तो रेडियो के जैसा ही होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं रेडियो की कुछ चीज़ें साझा कर रहा हूँ क्योंकि मैं आकाशवाणी से जुड़ा हुआ हूँ। तो ये आप देखिए ये नेशनल चैनल की तस्वीर है और ये लाइव प्रोग्राम की तस्वीर है। ये लाइव प्रोग्राम AIR दिल्ली पार्लियामेंट स्ट्रीट। तो ये आप तक साझा कर दे रहे हैं और अब आप सामने देखिए आपके तिरंगा नजर आएगा। ये राजा तनेजा जी जिनके बारे में अभी चर्चा कर रहे थे, राजा तनेजा जी चित्रकार हैं और ज्योति तनेजा जी जो हैं वो शिक्षिका हैं दिल्ली के अंदर दरियागंज में स्कूल में। और इन लोग मुख्य अतिथि थे और महिला दिवस मनाया गया था और सरोजिनी नायडू जी को इस बैठक में श्रद्धांजलि जैसा कि हमने बताया। कार्यक्रम का आयोजन जो अपने अशोक जैन जी हैं समाज सेवी, उनके सुपुत्र अविरल जैन जी ने ये बैठक आयोजित की थी और काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं और मुझे लगता है कि शायद अब समय आ गया है कि आप लोगों से रूबरू हुआ जाए। तो जल्द ही रेडियो को लेकर जिस तरह से इस जो आज कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा, तो आइए अब एक तस्वीर देखिए। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रेडियो डे मैसेज फ्रॉम डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को और ये साझा किया है झावेंद्र कुमार ध्रुव ने। तो झावेंद्र कुमार ध्रुव जी का कंट्रीब्यूशन आज के कार्यक्रम में बहुत ज्यादा होगा। अब आपके सामने ये तिरंगा है और देश की रक्षा करते हुए हमारे सैनिक हैं और साथ में जो बुद्धिजीवी हैं, आप जैसे जो बुद्धिजीवी हैं, वो कलम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कलम है और ये बंदूक आप देख रहे हैं ये प्रतीक रूप में है और ये हमारे सैनिक हैं। तो कलम के सिपाही कहें, कलम के सिपाही का मतलब हो जाता है जो समाज की चिंता करने वाले लोग होते हैं। तो इस तरह की चीजें वर्ल्ड रेडियो डे पर अब धीरे धीरे अमीन सयानी साहब को लेकर हम लोग आएंगे, उनके अंदाज में इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। संभवतः आज वर्ल्ड रेडियो डे, विश्व रेडियो दिवस पर आपको ये अच्छा लगेगा। 13 फरवरी वर्ल्ड रेडियो डे, विश्व रेडियो दिवस, यानी रेडियो की महत्ता के बारे में, जो एक जन आंदोलन का पार्ट रहा है रेडियो। और रेडियो में आप जानते हैं कि जो हमारे अमीन सयानी साहब हैं, अमीन सयानी साहब, मैं अजीब सी चीज के बारे में कहना चाहता हूँ वर्ल्ड रेडियो डे पर, और ये मैं कहना चाहता हूँ उन सभी नौजवानों को जो कि आजकल रेडियो पर बोलते हैं या बोलना चाहते हैं। और इसके लिए एक छोटा सा मैंने आर्टिकल लिखा है हिंदी में जिसका हेडिंग है सफल संचार के 7 स। तो शुरू करता हूँ। सबसे पहला स है सही। क्या सही होना संचार का बहुत बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हर प्रसारण से पहले अपना होमवर्क अच्छी तरह से कर लीजिए
दूसरा स है संचार सत्य हो। आपकी कही हुई हर बात हमेशा सत्य होनी चाहिए, सच होनी चाहिए। अपनी बात में झूठ न मिलाइए, बिल्कुल झूठ हमेशा पकड़ा जाएगा। अच्छा, तीसरा सा है संचार सरल, संचार सरल रखिए। आपका कथन सरल होना चाहिए, बिल्कुल समझने में आसान होना चाहिए। तो चौथा सा है स्पष्ट। सरल होने के साथ साथ भाषा का स्पष्ट होना भी बहुत बहुत जरूरी है। कई बार रेडियो पर कुछ विज्ञापन भी ऐसे होते हैं जो सुनने में तो बड़े धड़ाकेदार लगते हैं, लेकिन जब वो विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट खत्म हो जाता है ना, तो लोग ये सोचते रह जाते हैं कि आखिर भाई ये विज्ञापन जो है ये बेच क्या रहा था। और अब आता है पांचवा स, यह है सभ्य। संचार सभ्य होना चाहिए, उसमें किसी तरह का ऊंचापन नहीं होना चाहिए। हो सकता है पूरे परिवार के लोग साथ बैठकर संचार देखें, सुन रहे हों, उन्हें कभी शर्म से मुंह छुपाने पर मजबूर न करें। छठा सा, संचार सुंदर होना चाहिए। संचार सुंदर और आकर्षक होना चाहिए। उसमें जरूरत के अनुसार आप नींबू, नमक, शक्कर या मिर्च मिलाना चाहें तो मिलाइए, मगर जब गंभीर बात कहनी हो तो उसमें भी गहराई और कशिश पैदा कीजिए। और आखिरी सा है संचार स्वाभाविक होना चाहिए, बनावट से बचिए। जी हाँ, तो इस तरह से आपने अमीन सयानी साहब को सुना, उनकी आवाज़ को सुना। अमीन सयानी साहब इस स्टाइल में भी, देखिए उन्हीं की पोस्ट है वो आपको साझा कर रहे हैं। अमीन सयानी साहब, अमीन सयानी रिकॉर्डिंग है, कमर्शियल फॉर शो इन न्यूजीलैंड फ्रॉम होम। ये घर से ही रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उसी का एक सीन है। आवर स्टूडियो माइक टू एम ऑडियो कार्ड टू लैपटॉप। ये अमीन सयानी साहब, आपको बता दें अमीन सयानी साहब इस समय 88 वर्ष के हो चुके हैं। और आप जानते हैं कि बिना का गीत माला जी हाँ, बिना का गीत माला फेम अमीन सयानी साहब विविध भारती पे भी आए थे, ऑल इंडिया रेडियो का विविध भारती। तो इस अंदाज में जो प्रस्तुत करते थे, तो आप समझिए कि सड़कों पे जैसे ही 8 बजे बिना का गीत माला प्रस्तुत हुआ करता था, तो बिल्कुल ही लोग उसको सुनना चाहते थे। और ये सुनना अपने आप में एक आनंद भी देता था, ज्ञान भी बढ़ता था। और अब उसी अंदाज में अब आपको हमारी आवाज़ यानी कि उदय मन्ना की आवाज़ अब आप तक पहुंचेगी, क्योंकि रेडियो डे है। तो रेडियो का एक अपना अलग अंदाज, आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं वो आज बताने का, और कई लोगों के पोस्ट हैं उसे दिखाने का आज एक मौका है। इसलिए सकारात्मक रेडियो जो है वो अपने आप में एक सकारात्मक चैनल रहा है। ऑल इंडिया रेडियो खास करके आकाशवाणी जो है वो एक सकारात्मक चैनल रहा है। वहाँ आपको झूठ और अलग तरह की बातें नहीं आएगी। हाँ, सरकार का एक माध्यम है, तो सरकार की योजनाओं के बारे में आप तक जानकारी पहुँचाने का एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि अमीन सयानी साहब का जो अंदाज है, जो घोषणा की गई थी, उस अंदाज में अब ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तब तक काफ़ी लोग जुड़ भी चुके हैं, लेकिन हाँ, ऐसे कार्यक्रम को आप अगर शेयर करेंगे तो आप बहुत ही सकारात्मकता के पुरोधा कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपने शेयर कर दिया है। और कार्यक्रम के बाद आपके कमेंट्स इसमें ज़रूर आने चाहिए, क्योंकि अपनी पहचान जो है वो कमेंट्स है इस वक्त। क्योंकि आपके कमेंट्स, जैसे ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी ने लिखा है कि वंदे मातरम, सकारात्मक सोच की पहल के लिए AIR के योगदान का धन्यवाद। और भी लोगों ने किया है। धीरे धीरे हम उन सब चीज़ों को शेयर करेंगे, आपके नाम को भी शेयर करेंगे। लेकिन हाँ, कंडीशन ये है कि आप लोग निश्चित रूप से देखते तो हैं, और अगर कमेंट करते हैं तो आप इस फेसबुक लाइव के बाद भी इसमें जिंदा रहते हैं। आपकी कमेंट ही आपकी पहचान बनती है। तो ये आप तक जानकारी रोज पहुंचाते हैं, जब हालांकि शनिवार और रविवार को सायं 7 बजे हम लोग मिलते हैं फेसबुक लाइव में सायं 7 बजे। और आज सायं 7 बजे ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है। और अब आइए विश्व रेडियो दिवस पर प्रीति सोनी ने जो पोस्ट किया है, जिसे झावेंद्र कुमार ध्रुव जी ने शेयर किया है। और वो क्या लिखती है प्रीति सोनी, तो आप तक वो पहुंचाते हैं। हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। कुछ सालों पहले तक सुबह की शुरुआत भगवान का नाम और रेडियो के समाचार सुनकर ही हुआ करती थी। रेडियो
शब्द बोलते सुनते ही याद आता है दिन भर चहकता बजता गुनगुनाता और दुनिया भर के समाचार सुनाता एक काले या भूरे रंग का डब्बा जो बचपन के दिनों में घर का एक अहम सदस्य हुआ करता था। जहाँ जो लोग उम्रदराज हैं वो बड़े भारी भरकम रेडियो के बारे में ज़रूर जानते होंगे और घर में किसी कोने में शायद आज भी पड़ा हो, बहुत बड़ा हुआ करता था। बैटरी भी उसमें बहुत बड़ी लगा करती थी और घर में रहने वाली महिलाओं हों या चौराहे की किसी दुकान पर लोगों का मजमा, हर कोई रेडियो के कार्यक्रमों पर कान लगाए रहता था। और इस रेडियो ने भी तो कभी किसी में भेदभाव नहीं किया। खेत खलिहान में काम कर रहे अकेले किसान तक को अपनी आवाज देकर साथ होने का एहसास कराया। तो शहरों से लेकर गांवों तक सभी फरमाइशों पर पूरा ध्यान रख एक रिश्ता निभाया जाता था। घर बार और अपनों को छोड़ देश की सीमा पर तैनात जो सैनिकों के लिए रेडियो तो हमेशा के लिए सहारा रहा है। और होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। राखी पर भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरी छोटी बहन को ना रुलाना जैसे गीतों के जरिए उत्साह को दुगना किया जाता है। वहीं पर 26 जनवरी और 15 अगस्त पर राष्ट्रपति की बात हम तक पहुंचाकर ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी जैसे गीतों से देशभक्ति का जज्बा हर भारतवासी के मन में जगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती है। यही रेडियो है। जब कभी त्योहार मने, रेडियो ने हमारी खुशियों को दुगना कर दिया। जब सुमधुर आवाज रेडियो की हमारे तक पहुंचती है तो हमारे जो मन मयूर हैं वो नाच उठते हैं। और कभी देश में आपातकाल या बुरे वक्त से गुजरा तो सही जानकारी उपलब्ध कराते हुए हमें सांत्वना देने वाला भी, बिल्कुल सही समाचार देने वाला रेडियो ही तो है। और सुबह के 6 बजे से रात को सोने भर, और तो अब तो 24 घंटे FM रेडियो आ गए हैं और वो तो प्राइवेट रेडियो भी आ गए हैं। और इस तरह से हमारी जो सुबह है उसको शुभ बनाने के लिए लोगों को कितनी तैयारियां करनी पड़ती है। ये रेडियो है और आप समझिए कि बिल्कुल ठीक समय पर पहुंच जाता है। और अपनी मधुर आवाज़ के साथ रेडियो और हमारे बीच भावनात्मक जुड़ाव तो रहा ही, समय का अनुशासन भी ऐसा रहा कि रेडियो के कार्यक्रमों से समय का सही पता चलता था। कई लोग तो अपनी घड़ी को ठीक कर लिया करते थे और वक्त धीरे धीरे बदलता रहा। रेडियो ने विविध भारती से लेकर FM तक का सफर तय किया। समय के साथ हम भी बदलते रहे, लेकिन पुराने काले रंग के गोल बटन वाले रेडियो से जुड़ाव कम नहीं हुआ। भले ही मोबाइल फोन में FM रेडियो की सुविधा आ गई हो, लेकिन वो पुराना रेडियो जिसमें कई यादें सिमटी हुई हैं अब तक संभाले रखा है। अब FM की चहचहाहट में अपनेपन की गर्माहट महसूस नहीं होती। और कहीं कहीं तो रेडियो चैनल पे आपको जो भाषा आती है वो भाषा शायद आप पसंद ना करें, इसलिए आप रेडियो चैनल भी चूज कर लें कि वो कौन से रेडियो चैनल हैं जो आपको पसंद आए, आपके परिवार को पसंद आए। ये तो हमारी तरफ से निवेदन है, क्योंकि हम लोग तो सकारात्मक गीतों, गानों, समाचारों की तरफ हैं। और जो पुराने रेडियो की तरह ये हमारी ज़रूरतों का पूरा ख्याल रखता है। भले ही ये FM चलते फिरते कहीं भी सुना जा सकता है, लेकिन ये शहरों और गाँव में फ़र्क करना जानता है। शहर की सड़कों पर गूंजती ये आवाज़ें शहर की सीमा छोड़ते ही साथ भी छोड़ देती है। और हमारा अपना रेडियो साथ देता है अपनों सा आखिरी कोने तक। और आज भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात के जरिए जनता से अपने विचार साझा करते हैं और पूरे भारत में लोगों से खुद को जोड़ने का श्रेय भी रेडियो को देते हैं। मैंने सुना था एक इंटरव्यू में, और किसी मंत्री से एंकर सवाल पूछ रही थी कि प्रधानमंत्री से आप बात कीजिए कि दूरदर्शन पे भी इसे मन की बात को जो है किया जाए, लेकिन वो बात नहीं बनी। और आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड रेडियो डे की महत्ता कितनी बढ़ रही है। और दरअसल ये श्रव्य शक्ति जो है उसको जागृत करता है। और बहुत सारी चीज़ें आपके जेहन में आज के कार्यक्रम के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो कुछ बीच में हम विश्व रेडियो दिवस की भी बात करेंगे, लेकिन आप जानते हैं कि फेसबुक लाइव में हम लोग 13 फरवरी और 14 फरवरी की भी चर्चा करेंगे। तो 13 फरवरी को जन्मदिन के बारे में चर्चा करते हैं। भारत के ऊंची कूद के खिलाड़ी वरुण भाटी जी का जन्मदिन, और स्वतंत्रता सेनानी भारत कोकिला सरोजिनी नायडू जी का जन्मदिन 13 फरवरी। गोपाल प्रसाद व्यास भारत के प्रसिद्ध कवियों, लेखकों और साहित्यकारों में से एक, 13 फरवरी को जन्मदिन। और जानते हैं प्रसिद्ध शायर जिनको अपनी क्रांतिकारी रचनाओं में रसिक भाव, इनकलाबी और रोमानी के मेल की वजह से जाना जाता है, और उन्हें पाकिस्तान से बाहर कर दिया गया था उनकी रचना के चलते।
तो 13 फरवरी को फैज़ अहमद फैज़ साहब का जन्मदिन, जगजीत सिंह अरोड़ा भारतीय सेना के कमांडर का जन्मदिन 13 फरवरी, और विनोद मेहरा जो भारतीय फिल्म के अभिनेता उनका भी 13 फरवरी को जन्मदिन। 13 फरवरी इतिहास की अहम तारीख है। इसी दिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान में समान रूप से लोकप्रिय शायर फैज़ अहमद फैज़ का जन्म हुआ था। और फैज़ अहमद फैज़ की शायरी में प्यार मोहब्बत के अलावा इनकलाब भी होता था, और इनकलाब से हमेशा तनाशाह डरा करते हैं। और 14 फरवरी के बारे में बता दें कि किनका जन्म हुआ था, तो मुग़ल सम्राट बाबर का जन्म 14 फरवरी को हुआ था। प्रमुख मुस्लिम दार्शनिक सैयद ज़फ़रुल हसन साहब का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिक के हनुमंथैया का जन्म 14 फरवरी। और दामोदरम संजीवैया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, इनका भी 14 फरवरी को जन्मदिन। मोहन धारिया पूर्व केंद्रीय मंत्री और सामाजिक कार्यकर्ता का जन्मदिन 14 फरवरी। ये सब जनरल नॉलेज के लिए हमें जानना चाहिए। शिवचरण माथुर साहब राजस्थान के 10वें मुख्यमंत्री थे, उनका जन्मदिन। मधुबाला, आप लोगों ने तो उनकी फिल्म देखी होगी, भारतीय फिल्म अभिनेत्री थी, और इनका जन्मदिन 14 फरवरी। दिलीप भाई रमण भाई पारिक भारतीय राजनीतिज्ञ थे जो गुजरात के भूतपूर्व 13वें मुख्यमंत्री थे, उनका जन्मदिन 14 फरवरी। कमला प्रसाद जो हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक, उनका जन्मदिन। और सुषमा स्वराज को आप जानते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष महिला राजनीतिज्ञ थी, उनका जन्मदिन 14 फरवरी। सकीना जाफरी, ये भी भारतीय अभिनेत्री, और इनका जन्मदिन। तो आइए अब एक बार फिर से हम लौटते हैं, और आप जानते हैं कि अमीन सयानी साहब के अंदाज में अब धीरे धीरे हम लोग कोशिश करेंगे कि इस कार्यक्रम से आपको जोड़ते चलें, कुछ सुनाते चलें। यहाँ पर यह भी बताना चाहेंगे कि आवाज़ के जादूगर अमीन सयानी जी को डिलीट की उपाधि ITM विश्वविद्यालय ने प्रदान किया है, उस सर्टिफिकेट का। जी हाँ, ये सर्टिफिकेट को आप यहाँ पर देख सकते हैं। अमीन सयानी साहब को ये सर्टिफिकेट मिला है। तो कुछ बातें ऐसे आवाज़ के धनी जादूगर जिन्होंने रेडियो को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, तो उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करते चलेंगे। और अब आइए, आप जानते हैं कि ये झावेंद्र कुमार ध्रुव जी का पोस्ट है, वो आप तक साझा कर रहे हैं। आज हम ऐसे आविष्कार के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके आविष्कार की नींव भारत के स्वर्गीय जगदीश चंद्र बसु ने 120 वर्ष पूर्व रखी थी। जगदीश चंद्र बसु साहब झारखंड गिरिडीह के रहने वाले थे। उनका मकान भी है, वो भी आप जानते होंगे, RJS फैमिली में कई बार भेजा गया है। ये वही रेडियो है जिसने देश दुनिया की न केवल खबरें दी बल्कि मनोरंजन का भी साधन सिद्ध हुआ। एक समय ऐसा था जैसे आज के समय हम मोबाइल के बिना अधूरा महसूस करते हैं, उसी प्रकार हम रेडियो के बिना अधूरा महसूस करते थे। जी हाँ, क्योंकि संचार का जो माध्यम था वो सिर्फ और सिर्फ रेडियो ही हुआ करता था। जी हाँ, आज 13 फरवरी 2021 विश्व रेडियो दिवस पर हम उसी रेडियो की बात कर रहे हैं जिसे लोग कान से लगाकर क्रिकेट की कमेंट्री सुनते थे, और सड़कों पर स्कोर पूछने के लिए जाम भी लग जाता था। एक समय ऐसा था जब रेडियो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था, और रेडियो के लिए पासपोर्ट का भी इंतज़ाम करना पड़ता था। आज हम ऐसे आविष्कार के बारे में बता रहे हैं आपको कि रेडियो के लिए पासपोर्ट भी होना चाहिए। लाइसेंस के बिना आप रेडियो का कार्यक्रम सुनेंगे तो वो एक कानूनी अपराध माना जाएगा। ये नई पीढ़ी को नहीं पता होगा, लेकिन हमें पता है उस वक्त रेडियो के लिए लाइसेंस हुआ करता था। घरेलू रेडियो के लिए 15 और कमर्शियल रेडियो के लिए 25 रुपये प्रति वर्ष उस समय लाइसेंस शुल्क लगता था। जी हाँ, इसको फिर से सुन लीजिए। घरेलू रेडियो के लिए 15 रुपये और कमर्शियल रेडियो के लिए 25 रुपये प्रति वर्ष लाइसेंस शुल्क लगता था। हर साल डाक विभाग में शुल्क देकर पासपोर्ट की तरह किताब का नवीनीकरण कराना होता था। उस दौर में बिना लाइसेंस के रेडियो कार्यक्रमों को सुनना कानूनी अपराध भी माना जाता था, जिसमें आरोपी को वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 के अंतर्गत दंडित किए जाने का प्रावधान था। समय चक्र के साथ इसका प्रचलन भी अब प्रभाव भी पहले टीवी के अब मोबाइलों ने कम कर दिया है। प्रतिवर्ष लगने वाले लाइसेंस शुल्क 80 दशक में ख़त्म कर दिया गया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात से एक बार फिर पूरे देश में रेडियो की न केवल अहमियत बढ़ाई बल्कि एक गति भी प्रदान कर चुके हैं। तो इस तरह से ये वर्ल्ड रेडियो डे जो है वो
हम लोगों को एक नई दिशा देता है, एक सोचने के लिए मजबूर करता है कि रेडियो जो संचार का माध्यम है, इसे अगर श्रोता मिलेंगे तो निश्चित रूप से आप जानते हैं कि हर चीज़ जो है वो चलती है। तो इसलिए रेडियो से भी नाता अपना रखिए। मोबाइल में कभी कभी संगीत सुनने से आपको सकारात्मक ऊर्जा भी उत्पन्न होगी, और इस तरह की बातें जो हैं वो आप तक पहुंचाना था। तो बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी बातें धीरे धीरे आप तक पहुंचाई जा रही हैं। और बता दें कि यहाँ पर हीरालाल जी ने विश्व रेडियो दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। ये पत्रकार भी हैं और लिखते हैं कि कितना सुखद समय रहा होगा जब पहली बार दुनिया में रेडियो पर प्रसारण की शुरुआत हुई थी। 1918 में ली द फॉरेस्ट ने न्यूयॉर्क के हाईब्रिज इलाके में दुनिया का 1918 की बात कह रहे हैं कि दुनिया का पहला रेडियो स्टेशन शुरू की थी। विश्व रेडियो के लिए ये गौरव का विषय था जब यूनेस्को ने रेडियो के महत्व को समझते हुए 13 फरवरी 2011 को विश्व रेडियो दिवस मनाने की शुरुआत की, घोषणा की थी 13 फरवरी 2011। जी हाँ, 2011 से विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। भारत में रेडियो के प्रसारण की शुरुआत 23 जुलाई 1927 को हुई थी। तो आप जानते हैं कि रेडियो किस तरह से भारत में सभी जगह, और 80 के दशक में सिलोन रेडियो, बिनाका, गीतमाला, बहनों और भाइयों, आपका दोस्त अमीन सयानी सिलोन रेडियो से बिनाका गीतमाला प्रस्तुत करने फिर से आ चुका है। आवाज़ सुनकर हम सब श्रोता झूम उठते थे, ये तो आप जानते हैं। और आज भी भारत के सबसे चर्चित रेडियो स्टेशन विविध भारती की लोकप्रियता आज भी बरकरार है, जो कि अब FM पर आता है। और पहले मीडियम वेब पे सारे कार्यक्रम आया करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे सारी चीज़ FM पे ब्रॉडकास्ट होने लगे हैं। और विविध भारती पर प्रसारित त्रिवेणी, हवा महल, सखी सहेली, छाया गीत, इसके जो धुन होते थे वो हम लोग खींचे चले आते थे वहाँ रेडियो के करीब। और आज के फनगार, जयमाला आदि अनेक कार्यक्रम आपको भी याद आ रहे होंगे रेडियो के साथ। आज तो डिजिटल युग में बड़े श्रद्धा से श्रोता सुनना नहीं भूलते हैं, और विविध, क्योंकि क्वालिटी FM से के कारण जो है वो बेहतर हुई है, और विविध भारती को देश का सुरीली धड़कन भी कहा जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। और आज भी BBC रेडियो की यादें सुबह 6:30 बजे नमस्कार और शाम 7 बजे दिन भर की यादें सताती रहती हैं। और आप जानते हैं कि वो बंद हो गया है और YouTube पर आ गया है BBC जो हिंदी है कार्यक्रम। तो चलिए, समय का परिवर्तन ही जीवन है, और लोग तो बचपन से ही रेडियो को और रेडियो से नाता जो है वो रखना चाहिए। आज हीरालाल प्रसाद जी, पत्रकार और रेडियो आरजे, आज विश्व रेडियो दिवस पर भारत समेत विश्व के सभी रेडियो प्रेमी के साथ आकाशवाणी से जुड़े सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। वहीं पर एक बहुत ही एक्टिव हैं मनीष कुमार सोलंकी साहब। उन्होंने फेसबुक पर उद्घोषिका ममता सिंह का रेडियो का ये मैसेज भेजा है, आइए पढ़कर आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन उससे पहले देखिए, ये तस्वीर भी भेजा है, उस तस्वीर को भी आप तक रूबरू कराते हैं। देखिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय AIR आकाशवाणी, और ये किसी पत्थर से लिखा हुआ प्रतीत हो रहा है। आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं। मनीष कुमार सोलंकी जी ने ये साझा किया है, बिल्कुल इस तरह से जोड़कर। ये सब भी इनोवेशन है, किसी कलाकार के मन में आया और उन्होंने ये चीज़ें बताई। तो ममता सिंह जी का जो आलेख है उसके बारे में आपसे चर्चा करते हैं। ममता सिंह लिखती हैं, मुझसे कोई पूछे कि रेडियो की क्या जगह है मेरे जीवन में, तो मेरा यही जवाब होगा कि रेडियो मेरे जीवन का संगीत है। हर एकाकीपन का हमसफर है रेडियो मेरा प्यार। रेडियो के सफ़र में मेरे लिए ये बरस खास रहा। एक बेशकीमती तोहफा हमें दिया आकाशवाणी परिवार ने। मुझे मिला सर्वश्रेष्ठ उद्घोषिका का आकाशवाणी की ओर से राष्ट्रीय पुरस्कार। आभारी हूँ मैं पूरे आकाशवाणी परिवार की और अपने वरिष्ठ अधिकारियों की और श्रोताओं की। बहुत बहुत शुक्रिया तत्कालीन महानिदेशक श्री फैयाज शहरियार साहब का, जिन्होंने बेस्ट अनाउंसर पुरस्कार की शुरुआत की। ममता सिंह लिखती हैं कि बचपन का रेडियो एक जीवंत व्यक्ति की तरह घर के मुख्य हिस्से में सम्मान के साथ अपने बड़े आकार में स्थित रहता था।
हम मुस्कुराते या मुंह बिसूर कर रोने लगते तो कमरे में मौजूदा रेडियो हमें देखकर मुस्कुरा रहा है, ये एक कल्पना हो सकती है और हम लजाकर रोना बंद कर देते थे। और चुपके से देखिए, ये आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, अगर आपने बचपन में उस बड़े से रेडियो को देखा होगा तो चुपके से उसे छू कर देखते कि कहाँ हैं वो लोग जहाँ से ये बोल रहे हैं, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। और दूसरे कहते थे कि देखो इसमें छोटे छोटे लोग बैठे हुए हैं। तो इस तरह से हमारा मनोरंजन भी होता था। और रेडियो के भीतर से आवाज़ जो आती थी उसके चारों ओर से अपनी मुंडी नवाकर हम देखते थे कि इसमें गाने कहाँ से बजते हैं। सुरों की पालकी पर सवार होकर ढेर सारे कौतूहल थे रेडियो को लेकर। फिर दौर बदला, रेडियो दादा नानी से चाचा मामा भाई और दोस्त की तरह हर के घर के कोने में विराजमान रहने लगा। छतों की मुंडेर पर, आंगन की दीवार पर, रसोई में बने ताकों में अपनी अहमियत के साथ मौजूद रहने लगा। मतलब ये कि अपने लघु रूप ट्रांजिस्टर में बदल गया। वो रेडियो जो है वो धीरे धीरे छोटा आकार लेता गया, इनोवेशन होते गए और कंपनियों ने धीरे धीरे, आप जानते हैं मर्फी का जो है प्रचार काफ़ी रेडियो के माध्यम से हुआ था। और धीरे धीरे हम इतने करीब आ गए कि वो बिस्तर के कोने पर, स्टडी टेबल पर, पर्स में, हाथ में, मुट्ठी में, और मतलब कि मोबाइल के ज़रिए वो हर पल का साथी बन गया। और हमारे एक क्लिक की दूरी पर रेडियो मौजूद है आज। रेडियो ना होता तो शायद हम आपसे रोज़ गुफ्तगू न करते, आपके दिलों के दरवाजे पर दस्तक नहीं देते। रेडियो नहीं होता तो हमें इतना सारा प्यार नहीं मिलता। और रेडियो मेरी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। रेडियो है तो ये रेडियो सखी है। विश्व रेडियो दिवस पर ममता सिंह आप सभी लोगों को शुभकामनाएं दे रही हैं। अब आइए, आपको एक आलेख है, वो झावेंद्र कुमार ध्रुव जी जो हैं वो रेडियो पे और दूरदर्शन पे काफ़ी अच्छा लेख लिखते हैं और भी अन्य विषयों पर लिखते हैं। एक जो नवज्योति अखबार है उसमें छपा हुआ है, इंटरनेट व फेसबुक के ज़माने में भी आज भी है रेडियो के दीवाने। तो क्या लिखा हुआ है आपको बताते हैं। हंसराज प्रजापत जी का ये न्यूज़ है। और रेडियो का नशा कहें या दीवानगी, सिणधरी उपखंड के मोहनलाल प्रजापत एवं थाना राम परिहार रेडियो के प्रति इतना लगाव है कि आज भी इंटरनेट व फेसबुक के ज़माने में जहां आज की नई पीढ़ी रेडियो नाम से कोसों दूर है, वहीं सिणधरी उपखंड के बाजार स्थित नमकीन व्यवसायी मोहनलाल प्रजापत ऐसे रेडियो प्रेमी हैं जो महज 10 साल की उम्र में ही इसके नियमित श्रोता बन गए। आज 40 साल की उम्र में भी रेडियो का कोई भी कार्यक्रम सुनना नहीं भूलते। रेडियो की दीवानगी ऐसी है कि वे आकाशवाणी जोधपुर के फरमाइशी प्रोग्राम के लिए अब तक करीब 1200 पोस्ट कार्ड लिख चुके हैं। रेडियो श्रोता मोहनलाल प्रजापत आकाशवाणी जोधपुर के नियमित श्रोता बनने से पहले वे जब अपने परिवार के साथ सिणधरी के पास पायला कला रहते थे, तभी से उन्हें रेडियो सुनने का चस्का लग गया था। जब वे 10 साल के थे, मात्र 10 साल की उम्र के थे, तब उनके भाई को लकड़ी के फ्रेम वाले बड़े रेडियो सेट से समाचार सुनते देखा और धीरे धीरे उन्हें भी समाचार सुनने में अच्छा लगने लगा। इसके बाद तो रेडियो के बाकी कार्यक्रमों को भी उन्होंने सुनना शुरू कर दिया। उस वक्त वे जोधपुर आकाशवाणी एवं विविध भारती आकाशवाणी के सभी कार्यक्रम के श्रोता थे। और 1990 में सिणधरी आने के बाद उन्होंने यहाँ के आकाशवाणी से जुड़े और उस वक्त फरमाइशी कार्यक्रम के लिए रोज पोस्ट कार्ड लिखना शुरू कर दिए। 20 साल से अधिक समय के दौरान अब तक वे करीब हजारों पोस्ट कार्ड लिख चुके हैं। आज उनका परिवार और दोस्त यार भी उनके लिए आकाशवाणी जोधपुर के फरमाइशी कार्यक्रम के नियमित श्रोता बन गए हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको। और 10 साल की उम्र में रेडियो से ये जो नाता जुड़ा तो आज तक बना हुआ है, तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। इस तरह से आपको विश्व रेडियो दिवस पर ये कार्यक्रम जो है फेसबुक लाइव का 116वां अंक प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आप जानते हैं शनिवार और रविवार को फेसबुक लाइव प्रस्तुत किया जाता है। और अब आइए आपको बता दें कि जो
रेडियो है उसमें एक बहुत ही अपने भारतीय वैज्ञानिक रहे हैं जिनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले जो सर जगदीश चंद्र बोस स्मारक जिला विज्ञान केंद्र गिरिडीह झारखंड, उनका घर दिखाते हैं। जगदीश चंद्र बोस कहें या बसु कहें, ये उनका घर है गिरिडीह में। ये गिरिडीह के इनका है, वहाँ यहाँ रह चुके हैं थे जगदीश चंद्र बोस साहब, बसु भी कहते हैं। और यहाँ पर ये भी बता दें कि आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान 2021 रेडियो के सह आविष्कारक डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस के नाम दिया जाएगा। भेंट करता है बोस के निवास स्थान, जगदीश चंद्र बोस के निवास स्थान गिरिडीह झारखंड, पचम्बा निवासी श्री सत्यनारायण झुनझुनवाला जी और श्रीमती उषा देवी जी, जो कि अपने माता पिता की स्मृति में ये अवार्ड जगदीश चंद्र बोस के नाम का प्रदान किया जाएगा। और विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी पर आइए रेडियो के आविष्कार में मार्कोनी के साथ, मार्कोनी का नाम तो सभी जानते हैं, लेकिन आज आरजेएस की इस फेसबुक लाइव में हम लोग पहले भी बता चुके हैं, भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस का भी नाम आदर से लिया जाता है। आज जब हम ऐसे आविष्कार के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में न्यू भारत के स्वर्गीय जगदीश चंद्र बसु ने, जो कि महान वैज्ञानिक थे, 120 वर्ष पूर्व रखी थी। ये वही रेडियो है जिसने देश दुनिया की न केवल खबरें दी बल्कि मनोरंजन का भी साधन सिद्ध हुआ। एक ऐसा समय था जैसे आज के समय हम मोबाइल के बिना अधूरा महसूस करते हैं, उसी प्रकार से हम रेडियो के बिना अधूरा महसूस करते थे। जी हाँ, आज 13 फरवरी 2021 विश्व रेडियो दिवस पर हम उसी रेडियो की बात कर रहे हैं जिसे लोग कान से लगाकर क्रिकेट की कमेंट्री सुनते थे, सड़कों पर स्कोर पूछने के लिए जाम लग जाता था। मौजूदा समय में ये सूचना फैलाने का सबसे शक्तिशाली और सस्ता माध्यम है। हालांकि रेडियो सदियों पुराना माध्यम हो गया है, लेकिन अब भी संचार के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और रेडियो का सफर कुछ इस तरह रहा। रेडियो तरंगों के अस्तित्व और रेडियो प्रसारण की व्यावहार्यता की भविष्यवाणी स्कॉटिश वैज्ञानिक जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने 1860 के दशक में की थी। बाद में इसकी शुरुआत भारत के जगदीश चंद्र बसु ने तथा गुलियल्मो मार्कोनी ने सन 1895-1900 में ही कर दी थी। जगदीश चंद्र बोस को आज पूरी दुनिया मार्कोनी के साथ बेतार संचार के पथ प्रदर्शक कार्य के लिए रेडियो का सह आविष्कारक मानती है। तो ये बड़े गर्व की बात है कि आज जो रेडियो के सह आविष्कारक मार्कोनी के साथ जो हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस साहब थे, उनके नाम पे आरजेएस ने ये राष्ट्रीय सम्मान घोषित किए हैं। आप देख रहे हैं सत्यप्रकाश झुनझुनवाला जी और श्रीमती उषा देवी जी, पचम्बा गिरिडीह झारखंड, जो अपने माता पिता की स्मृति में ये अवार्ड घोषित किया गया है। आपके माता पिता स्वर्गीय श्री जय नारायण झुनझुनवाला, स्वर्गीय श्रीमती रुक्मणी देवी, गिरिडीह झारखंड। जी हाँ, तो इस तरह से आप सभी आरजेएस फैमिली फेसबुक फ्रेंड्स को बधाई हो कि इस तरह से जो अनूठी पहल आरजेएस ने शुरू की है उसके लिए हमारी आरजेएस फैमिली फेसबुक फ्रेंड्स आगे आ रहे हैं। अब आज विश्व रेडियो दिवस पर आज का एक बैनर दिखाते हैं जो कि सुदीप साहू साहब फेसबुक फ्रेंड हैं, उन्होंने भेजा है। ये आप देखिए, विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी प्रसार भारती परिवार की तरफ से इस तरह का जो है अपना वो शुभकामना दे रहे हैं विश्व रेडियो दिवस पर। और इस तरह की चीज़ें जो हैं आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी होती है। और भाई ये पार्थसारथी थपलियाल साहब तो आप जानते ही हैं, 2 दिन का अभी वेबिनार जो हुआ था उसमें मुख्य वक्ता थे, चिंतक हैं, लेखक हैं। और पार्थसारथी थपलियाल साहब विश्व रेडियो दिवस पर क्या लिखते हैं वो जानकारी भी आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। पार्थसारथी थपलियाल साहब लिखते हैं, आज विश्व रेडियो दिवस है। और पार्थसारथी थपलियाल साहब को आप पहचान भी लेंगे। और साथ में हैं डॉक्टर निमिष देसाई साहब, हिबास के निदेशक, शाहदरा में जो हिबास हॉस्पिटल है। और आपका सम्मान आरजेएस की बैठक में हो रहा है पार्थसारथी थपलियाल साहब का। एक और तस्वीर साझा करते हैं, पार्थसारथी थपलियाल साहब एड्रेस कर रहे हैं आरजेएस की सकारात्मक बैठक को। ये आपकी फैमिली है, आपके लिए है, आपके द्वारा है, आपकी गतिविधियों को
फेसबुक फ्रेंड्स और आरजेएस फैमिली तक पहुंचाने का एक मंच है। तो क्या लिखते हैं पार्थसारथी थपलियाल साहब, वो आप तक पहुंचाते हैं। विश्व रेडियो दिवस पर पार्थसारथी थपलियाल जी ने ये आलेख भेजा है। सूचना संप्रेषण के शुरुआती माध्यमों में डाक, तार और रेडियो रहे हैं। रेडियो एक तकनीक है जो सिग्नल्स को प्राप्त कर मैग्नेटिक वेव में बदलकर प्रेषित के माध्यम से हवा में छोड़ जाती है। ये सिग्नल रिसीवर पर हमें उस रूप में मिल जाती है जैसे मूल स्थान से भेजा गया था। यही रेडियो है। रेडियो समाज में सूचना, शिक्षा, सभ्यता, नवजीवन, मनोरंजन, समाचार जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति करता आया है। जैसे कहा जा रहा है कि रेडियो को इनोवेशन अपनाना चाहिए। रेडियो के इनोवेशन यानी कि नवोन्मेषी होने का आशय उसकी प्रसारण सामग्री यानी कंटेंट से है। शहरों में नवोन्मेषी के रूप में एफएम रेडियो कार्यरत हैं। वे क्या नया दे पाए हैं, समझ नहीं पाए। क्या प्रसारण ज्ञानी लोगों के लिए है या आम लोगों के लिए? क्या तीसरी दुनिया के लोग उस आधुनिकता को पकड़ पाए हैं ताकि वे नवोन्मेषी कार्यक्रमों को रुचि से सुन पाएं? क्या रेडियो को फूहड़ मनोरंजन का माध्यम बनना चाहिए? एक ग्रामीण व्यक्ति को उसके लोक जीवन की बातें ज्यादा पसंद आती हैं, तो आधुनिक शहरी श्रोताओं को पॉप, रॉक आदि पसंद आते हैं। समाज के निर्माण में रेडियो ने पहले भी अहम भूमिका निभाई है। क्या हमारे अधिकतम प्रसारण राष्ट्र की आवश्यकता के अनुरूप नहीं होने चाहिए? राष्ट्र की आवश्यकता के अनुरूप नहीं होने चाहिए, ये कहना है पार्थसारथी थपलियाल साहब का। जनता की चाहत का कुछ बाजारू मीडिया वाले तर्क देते हैं। क्या यही नवोन्मेषी है? ये समझ में नहीं आया। ऐसा कहने वाले लोग कौन हैं? उनका विश्लेषण किसने किया? फूहड़ कॉमेडी शो की तरह क्या रेडियो को भी बन जाना चाहिए? ये तो थपलियाल साहब आपसे पूछ रहे हैं। हो सकता है कमेंट बॉक्स में जाकर आप इसका जवाब भी ढूंढ सकते हैं, क्योंकि अच्छी बातें अच्छे लोगों को अच्छी लगती हैं और थपलियाल साहब का इशारा वहीं पर है कि रेडियो को बिल्कुल ही सकारात्मक अपने नाम के अनुसार ही रहना चाहिए, चाहे वो एफएम पे जा रहा हो, और लोगों को वो पसंद भी करना चाहिए। अच्छी चीज़ों को आप पसंद करेंगे तो अच्छी चीज़ें, आपका माहौल अच्छा बनेगा। अभिव्यक्ति की आधुनिक बाजारवादी मीडिया ने अपनी परिभाषा गढ़ी है। हमें आवश्यकता है भारत के समस्त प्रसारक राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को सर्वोपरि स्वीकार कर लेना चाहिए। हमारे पारंपरिक प्रसारण को सुधारने का प्रयास हो नहीं पाया, अन्यथा पारंपरिक रेडियो प्रसारण में जो रस पैदा किया जा सकता है वो आधुनिक तौर तरीकों जिनकी तथाकथित चर्चा होती है उनसे बेहतर हो सकती है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि रेडियो प्रसारण में कानों की भूमिका सबसे अधिक होती है। कानों के लिए प्रसारण करना एक बहुत ही कठिन कला है, क्योंकि उसमें विजुअलाइजेशन भी होना चाहिए। जब विजुअलाइजेशन होता है तब जाकर वो चीज़ें आप तक पहुंचती हैं। तो इस तरह से रेडियो के बारे में हम लोग लगातार ये चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि रेडियो एक सशक्त माध्यम है और कई दिनों तक वो हमारे जेहन में रहता है। इसलिए हमें इन चीज़ों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। यानी कि आप अगर म्यूज़िक सुनते हैं तो हो सकता है कि आपके अंदर जो अवसादग्रस्त हैं तो कहीं ना कहीं हीलिंग पावर भी डेवलप हो सकती है। तो पार्थसारथी थपलियाल साहब का ये आलेख बहुत ही अच्छा है, समसामयिक है, वर्ल्ड रेडियो डे पर है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए आपको। और अब आइए अगला हम लोग पहुँचते हैं झामेंद्र कुमार ध्रुव जी के पोस्ट पर कि जिस तरह से ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर क्यों मनाते हैं ये रेडियो डे। तो दुनिया भर में सूचना के आदान प्रदान और लोगों को शिक्षित करने में रेडियो ने अहम भूमिका निभाई। इसका इस्तेमाल युवाओं को उन विषयों की चर्चा में शामिल करने के लिए किया गया जो उनको प्रभावित करते हैं। इसने प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के दौरान लोगों की कीमती जानों को बचाने में भी मदद की। ये पत्रकारों के लिए एक प्लेटफॉर्म हुआ करता था जिसके माध्यम से वो अपनी रिपोर्ट दुनिया तक पहुंचाते थे और अपनी कहानी सुनाते थे। मौजूदा समय में भी ये सूचना फैलाने का सबसे शक्तिशाली लेकिन सस्ता माध्यम है। हालांकि रेडियो सदियों पुराना हो गया है, लेकिन अब भी संचार के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा 1945 में इसी दिन यूनाइटेड नेशंस रेडियो से पहली बार प्रसारण हुआ था और रेडियो की इन अहमियतों को देखते हुए हर साल रेडियो दिवस मनाया
जाता है और जिसकी घोषणा की गई थी 2011 में और पहला विश्व रेडियो दिवस 2012 में मनाया गया। तो बहुत ही सारगर्भित जानकारी है, कुछ रिपीट भी कर देते हैं आपको ताकि आपके जेहन में ये रहे, क्योंकि विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है रेडियो पर। स्पेन रेडियो एकेडमी ने 2010 में पहली बार इसका प्रस्ताव रखा था। 2011 में यूनेस्को की महासभा के 36वें सत्र में 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस घोषित किया गया और 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के तौर पर यूनेस्को की घोषणा को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 14 जनवरी 2013 को मंजूरी दी थी। और कैसे मनाया जाता है ये भी आप जानते हैं कि हर साल यूनेस्को दुनिया भर के ब्रॉडकास्टर्स, संगठनों और समुदायों के साथ मिलकर रेडियो दिवस के अवसर पर कई तरह की गतिविधियों का आयोजन करता है। इस दिन संचार के माध्यम के तौर पर रेडियो की अहमियत के बारे में स्वस्थ चर्चा की जाती है और जागरूकता फैलाई जाती है। इस पर भाषण भी दिए जाते हैं। तो इस तरह से ये जो कार्यक्रम है विशेष 116वां RJS फेसबुक लाइव आप लोगों तक पहुंचाया गया। अब देखिए हम लोगों की जो रिलीज है संज्ञान दृष्टि, उस पर भी हम लोग बातें करते हैं, क्योंकि 12 फरवरी यानी कल के दिन एक विशेष प्रारूप के साथ अब 16 फरवरी से बैठकों का नया प्रारूप जारी किया गया है। तो ये RJS फैमिली फेसबुक फ्रेंड तक जो है ये जानकारी पहुंचाना ज़रूरी है। तो आपको बता रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती की 198वीं जयंती पर राम जानकी संस्थान RJS नई दिल्ली द्वारा नजफगढ़ मेट्रो कार्यालय में RJS की 135वीं सकारात्मक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं और अतिथियों ने आर्य समाज के संस्थापक और सत्यार्थ प्रकार के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती और स्थानीय समाज सेवी आर्य समाज के अनुयायी स्वर्गीय रघुनाथ सिंह आर्य प्रधान जी को पुष्पांजलि अर्पित की गई। बैठक के सह आयोजक नजफगढ़ मेट्रो समाचार पत्र के संपादक शिव कुमार यादव व भावना शर्मा ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत और धन्यवाद ज्ञापन किया। शिव कुमार यादव ने स्वर्गीय रघुनाथ सिंह आर्य प्रधान जी की स्मृति में स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम का RJS राष्ट्रीय सम्मान घोषित किया। अब यहाँ पर बहन शक्तियाँ भी आई थीं और तमाम लोग आए थे। अब जरा उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। हालांकि प्रेस रिलीज काफ़ी बड़ा है। मंच संचालन RJS के राष्ट्रीय संयोजक उदय कुमार मन्ना ने किया और कहा कि RJS ऑब्जर्वर दीप माथुर के अनुसार 16 फरवरी 2021 से देश भर में नए प्रारूप की RJS सकारात्मक बैठकें आयोजित की जाएंगी। और आप जानते हैं कि 16 फरवरी को जो समाज सेवी चौधरी इंद्रराज सिंह सैनी साहब हैं वो अगले 16 फरवरी मंगलवार को बैठक करने जा रहे हैं RJS की। और यहाँ पर बैठक में बहन शक्तियां सुदेश, दिव्या, सुनीता, सविता और नजफगढ़ तथा द्वारका दिल्ली से गणमान्य अतिथि पूर्व शिक्षा अधिकारी MCD विनोद बंसल, संपादक सुरेश त्रेहन, समाज सेवी वीरेंद्र कुमार सोनी, पत्रकार सुनील कुमार व अनुज मिश्रा आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही नेहरू युवा केंद्र दक्षिण पश्चिम दिल्ली के धनपत सिंह व सुरेंद्र बोकन, चंचल और शबनम आदि ने भी शामिल होकर सकारात्मक बैठक का समर्थन किया। MCD के पूर्व शिक्षा अधिकारी विनोद बंसल ने कहा कि सकारात्मक सोच जीवन में तरक्की देती है। पहले की तरह किताबों को भी साथ रखें और पुस्तकें पढ़नी चाहिए। मोबाइल के साथ साथ किताबें भी ज़रूरी है। स्वर्गीय रघुनाथ सिंह आर्य प्रधान जी लाइब्रेरी को बहुत पसंद करते थे। सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र नजफगढ़ का यादव भवन नजफगढ़ उनकी सेवाओं का जीता जागता उदाहरण है। संपादक नजफगढ़ संवाद के सुरेश त्रेहन जी ने कहा कि RJS की ये बहुत ही अनूठी पहल है कि प्रधान जी की स्मृति में महर्षि दयानंद सरस्वती जैसे समाज सुधारक के नाम का RJS राष्ट्रीय सम्मान शिव कुमार यादव ने घोषित किया। समाज सेवी वीरेंद्र सोनी ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया था। इस स्वराज शब्द को देशवासियों तक सबसे पहले दयानंद सरस्वती जी ने ही पहुंचाया था। स्वर्गीय रघुनाथ सिंह आर्य प्रधान की देवती दिव्या ने अपने नाना जी यानी प्रधान जी की समाज सेवा को करीब से देखा था, जो जरूरतमंदों के लिए हमेशा तैयार रहते थे। दिव्या का कहना था कि महापुरुषों का नाम जानना ही काफी नहीं है, बल्कि हमें उन्हें समझना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात कही। हम महापुरुषों को समझने का प्रयास किए, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। नई पीढ़ी को ऐसी बैठकों से प्रेरणा मिल रही है कि हम समाज के लिए कुछ करें, कुछ सोचें। पत्रकार अनुज मिश्रा ने कहा कि इतिहास में आर्य शब्द की महत्ता है जो आज भी प्रासंगिक है। बैठक के अंत में विश्व में शांति रहे का 2 प्रतीक चिन्ह प्रतिभागियों को सम्मानपूर्वक प्रदान किया गया। इस बीच सह आयोजक ने नॉन वायलेंस फाउंडेशन के बैनर तले जल्दी ही
अगली आरजेएस की सकारात्मक बैठक करने की घोषणा की। यानी कि नए प्रारूप के अनुसार आरजेएस की 2 बैठकों की घोषणा ऑलरेडी हो चुकी है। जी हाँ, एक चौधरी इंद्रराज सिंह सैनी जी ने घोषणा की है और एक संपादक शिव कुमार यादव जी और भावना शर्मा जी ने किया है। तो ये जानकारी आरजेएस फैमिली तक जो है वो पहुंचाना जो है वो ज़रूरी है। और अब आइए आप लोगों से बातचीत करते हैं कुछ ऐसी बातें जो आपके कमेंट में शामिल किए गए हैं। और आप लोग अगर कमेंट नहीं किए हैं तो फटाफट कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपका ये जीवंत फेसबुक लाइव सीधे लोगों तक पहुंचता है जब आप कमेंट करते हैं, क्योंकि कमेंट नहीं करेंगे तो आपका इसमें नामो निशान नहीं रहेगा। तो नरेंद्र टेटेसर जी लिखते हैं वंदे मातरम। जय हिंद नरेंद्र टेटेसर जी। वंदे मातरम लिखते हैं मारीदास जी पत्रकार। और रमीज आर्यन जी आप जानते हैं अल्ताफ हुसैन के नाम से पत्रकारिता करते हैं और वो देख रहे हैं। जय हिंद सर लिखते हैं। जय हिंद रमीज जी, अल्ताफ हुसैन जी। और प्रताप एम मून जी देख रहे हैं, आपका कमेंट अभी नहीं आया है प्रताप जी। और ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी लिखते हैं, वो हमने पहले भी शेयर किया था, वंदे मातरम सकारात्मक सोच की पहल के लिए एआईआर के योगदान के लिए धन्यवाद। जी हाँ, एआईआर एक सकारात्मक चैनल होता है और आप जानते हैं एआईआर के विविध भारती चैनल पर भी अमीन सयानी साहब का कार्यक्रम आया करता था। अमीन सयानी वही बिना का गीत माला। और सरफराज आलम साहब देख रहे हैं लेकिन उनका कमेंट अभी तक नहीं आया है। सरफराज आलम साहब ज़रूर कमेंट करके जाइए, क्योंकि ये सकारात्मक भारत आंदोलन के ऐतिहासिक कार्यक्रम है और ये तीसरा अमीन सयानी साहब को डेडिकेटेड है कार्यक्रम। अमीन सयानी साहब के बारे में बता दें कि अभी 88 साल के हैं और स्वस्थ हैं। उम्र का तो असर शरीर पर पड़ता है, लेकिन अभी भी उनका जो अंदाज़ है वो वही है। और हम लोगों ने सोचा कि वर्ल्ड रेडियो डे पे आज जो तीसरा एपिसोड आज देख रहे हैं आप, इससे पहले सितंबर में भी किया गया था और एक और किया गया था, 2 पार्ट में यूट्यूब पे लगा हुआ है। और उदय मन्ना अमीन सयानी साहब ऐसे लिखेंगे तो वो यूट्यूब पर भी वो नज़र आ जाएगा। और तो सरफराज आलम साहब आपकी उपस्थिति दर्ज होनी चाहिए। और योगेश कुमार जी आपकी उपस्थिति अभी दर्ज नहीं हुई है, तो आप उपस्थिति ज़रूर दर्ज करें ताकि हम आपका नाम लेकर हम खुश हो सकें। और हरीश कुमार शर्मा जी जो शिक्षक हैं और आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता है, हरीश जी आपको भी वंदे मातरम। जी हाँ, जो आरजेएस फैमिली में हैं वो वंदे मातरम को जानते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं और सकारात्मक शब्दों का उपयोग भी करने लगे हैं हरीश कुमार शर्मा जी, जिनके कि पाठकनामा में लगातार अखबारों में जगह पाते हैं। हरीश कुमार शर्मा जी बहुत बहुत बधाई। इसी तरह से कीप इट अप, आगे बढ़ते रहिए। हमारे आरजेएस स्टार हैं पुराण जोशी जी। पुराण जोशी जी लिखते हैं, सीपी जोशी जी, पुराण जोशी जी, तो धन्यवाद। पुराण जोशी जी लिखते हैं थैंक्स मन्ना जी, यू आर डूइंग एक्सीलेंट जॉब फॉर वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, कीप इट अप प्लीज। क्या बात है पुराण जोशी जी, पूरन जोशी जी, सॉरी पूरन जोशी जी, पूरण जोशी जी, पूर्ण है आप। और हमारे रिश्ते में बाबा लगते थे और उन्होंने अभी आर्य समाज की चर्चा हो रही थी तो वो आर्य समाज की चीज़ें तीसरी क्लास तक पढ़े हुए थे, लेकिन उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश जो है वो कपड़े में लपेट कर रखते थे, हम बचपन में देखा करते थे। और ऐसी चीज़ें जो हैं, संस्कार वहीं से आते हैं जोशी साहब, संस्कार वहीं बचपन से आते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि ये फेसबुक लाइव अगर आप अपने अपनों के पास शेयर करेंगे तो बच्चों में दिव्य शक्तिमान की ऊर्जा, जिसको सकारात्मक ऊर्जा कहते हैं, वो उत्पन्न होगी। तो ये ध्यान ज़रूर रखें कि ये कोई फेसबुक लाइव जो है 116वां अंक, आप इसी से जान सकते हैं कि ये डेडिकेशन सकारात्मक भारत आंदोलन के लिए है। और इतनी ऊर्जा सिर्फ इसलिए आती है, 116वां एपिसोड उदय मन्ना ने प्रस्तुत किया है, आप लोगों का समर्थन मिला है और समर्थन मिलते रहे, सकारात्मक भारत होने में देर नहीं लगेगी। आखिर कितने दिनों तक राक्षसों का प्रभाव रहेगा? राक्षसों का नाश तो हर युग में होता ही आया है, सत्य जानते हैं ना। परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। ये तो आरजेएस को, जो कि हम लोगों ने बैठकें की हैं, 135वीं बैठक की, आपने देखा कि किस तरह से हम लोगों ने महापुरुषों को श्रद्धांजलि दी है और साथ में अपने परिवार को श्रद्धांजलि दी है। इसी तरह से आप लोगों के परिवार के पूर्वजों को आरजेएस सम्मान देने जा रहा है। उनकी स्मृति में महापुरुषों के नाम का अवार्ड आरजेएस
एकमात्र भारत का ऐसा संगठन है जो कि हम अपने पूर्वजों को और महापुरुषों को साथ लेकर चल रहे हैं, जो आज दुनिया में नहीं है। हम लोग भी एक दिन नहीं रहेंगे, लेकिन एक ऐसी परंपरा की शुरुआत हो चुकी है कि हमारे कामों को लोग आगे बढ़ाएंगे, हमारे पूर्वजों के काम को, उनके सकारात्मक कार्यों को हम लोगों तक पहुंचाने वाले पीढ़ी तैयार हो रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतना लिखने के लिए, तभी हमें चर्चा करने का मौका मिला। और ब्रिजभूषण वत्स साहब, अगर आपने कमेंट नहीं किया है तो ज़रूर कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आप लोग तो जीवंत लोग हैं, समाज के बुद्धिजीवी आते हैं। और आप देखिए बैकग्राउंड पर वंदे मातरम लिखा हुआ है, आरजेएस वंदे मातरम, राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम और जय हिंद जय भारत। यही तो 2 कार्यक्रम होते हैं आरजेएस के, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर। और अभिनेश्वर सक्सेना साहब दूरदर्शन में है मेरा ख्याल है, अगर आप हैं तो आप ज़रूर लिखिए। अमरनाथ श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अभी तक आपका कोई जय हिंद, कोई संबोधन नहीं आया है। आज वर्ल्ड रेडियो डे पर आज अमीन सैनी साहब को हम लोग याद कर रहे हैं, क्योंकि वो रोल मॉडल हैं। एक वही ऐसी शख्सियत भारत में है जिनको विदेशों तक में सुना जाता था। बिना का गीतमाला के माध्यम से पूरा भारत जो है उनका रेडियो प्रेमी बन गया था। जो लोग रेडियो नहीं सुनते थे, अमीन सयानी साहब ने उन्हें रेडियो का श्रोता बना दिया। तो ऐसा लगा कि ये अमीन सयानी साहब पे जो है आज तीसरा एपिसोड किया जाए। और मुझे लगता है कि अमीन सयानी साहब को हम लोग अब बधाई दें। 88 साल के हैं, वो स्वस्थ रहें, हम लोगों के बीच में रहें, मार्गदर्शन करते रहें। और बहुत सारा जो शुद्ध बोलने के लिए जो 7 विचार, आप लोग देर से जुड़े हैं, लेकिन अमीन सयानी साहब ने जो 7 विचार दिए हैं वो हम सभी को याद रखना चाहिए, क्योंकि अमीन सयानी साहब बार बार पैदा नहीं होते हैं। वो तो एक बार ही पैदा हुए और उन्होंने इस रेडियो को बहुत कुछ दिया। वर्ल्ड रेडियो डे तो है ही, लेकिन आइए 7 गोल्डन टिप्स जो हैं वो आप तक फिर से साझा करते हैं, क्योंकि हो सकता है बाद में आप जुड़े हों और इस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जी हाँ, आप आइए सुनिए अमीन सयानी साहब को। मैं एक अजीब सी चीज के बारे में कहना चाहता हूँ वर्ल्ड रेडियो डे पर, और ये मैं कहना चाहता हूँ उन सभी नौजवानों को जो कि आजकल रेडियो पर बोलते हैं या बोलना चाहते हैं। और इसके लिए एक छोटा सा मैंने आर्टिकल लिखा है हिंदी में, जिसका हेडिंग है सफल संचार के 7 स। तो शुरू करता हूँ। सबसे पहला स है सही। क्या सही होना संचार का बहुत बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हर प्रसारण से पहले अपना होमवर्क अच्छी तरह से कर लीजिए। दूसरा स है संचार सत्य हो। आपकी कही हुई हर बात हमेशा सत्य होनी चाहिए, सच होनी चाहिए। अपनी बात में झूठ न मिलाइए, बिल्कुल झूठ हमेशा पकड़ा जाएगा। अच्छा, तीसरा सा है संचार सरल रखिए। आपका कथन सरल होना चाहिए, बिल्कुल समझने में आसान होना चाहिए। फिर चौथा सा है स्पष्ट। सरल होने के साथ साथ भाषा का स्पष्ट होना भी बहुत बहुत जरूरी है। कई बार रेडियो पर कुछ विज्ञापन भी ऐसे होते हैं जो सुनने में तो बड़े धड़ाकेदार लगते हैं, लेकिन जब वो विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट खत्म हो जाता है ना तो लोग ये सोचते रह जाते हैं कि आखिर भाई ये विज्ञापन जो है ये बेच क्या रहा था। और अब आता है 5वां स, यह है सभ्य। संचार सभ्य होना चाहिए, उसमें किसी तरह का ऊंचापन नहीं होना चाहिए। हो सकता है पूरे परिवार के लोग साथ बैठकर संचार देखे सुन रहे हों, उन्हें कभी शर्म से मुंह छुपाने पर मजबूर न करें। छठा सा, संचार सुंदर होना चाहिए। संचार सुंदर और आकर्षक होना चाहिए। उसमें जरूरत के अनुसार आप नींबू, नमक, शक्कर या मिर्च मिलाना चाहें तो मिलाइए, मगर जब गंभीर बात कहनी हो तो उसमें भी गहराई और कशिश पैदा कीजिए। और आखिरी सा है संचार स्वाभाविक होना चाहिए, बनावट से बचिए। हाँ, तो इस तरह से अमीन सयानी साहब से रूबरू हो रहे थे आप। और अमीन सयानी साहब जब स्टूडियो में बोलते थे तो कभी कभी इस तरह के अंदाज भी, हालांकि ये एज ओल्ड होने के बाद का सीन है और घर से ये अमीन सयानी साहब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कमर्शियल फॉर शोज इन न्यूजीलैंड फ्रॉम होम। जी, इस तरह के अमीन सयानी साहब तो अपने अपने अंदाज होते हैं आवाज़ की दुनिया के। दोस्तों, जिस तरह से अमीन सयानी साहब ने मुकाम बनाया है, ये नई पीढ़ी के लोग जिस तरह से 7 टिप्स जो अमीन सयानी साहब ने दिया है
इसको शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। किस तरह से पत्रकारिता में भी किस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए, कितना सच बोलना चाहिए, सभ्य बोलना चाहिए, और घरों में लोग सुनते हैं तो उनका भी ख्याल रखना चाहिए। तो आप टीवी शो भी देखते हैं, तो जो संचार का माध्यम है वो सकारात्मक होना चाहिए, और इसके लिए आप कमर कस लीजिए, क्योंकि ये भारत आपका है, ये देश आपका है, और आपको जिम्मेदारी भी देता है, ये भारत माता आपको जिम्मेदारी भी देती है, उससे आप अलग नहीं हो सकते हैं। और हम लोगों को जो जिम्मेदारी मिली है वो आप जानते हैं, आरजे से वंदे मातरम के नाम से इस धरती को नमन करते हुए हम लोग तिरंगे की रक्षा करने के लिए पूरे चरैबेती कोशिश करते रहेंगे। जी हाँ, तो बहनों और भाइयों, अमीन सैनी साहब को लेकर जो कार्यक्रम आज किया गया है, कोशिश है कि अमीन सैनी साहब के एक रोल मॉडल के रूप में नई पीढ़ी उनकी शुद्धता, जो 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 विचार थे वो भी शुद्ध थे, और उनकी भाषा स्पष्ट होती थी और शुद्ध होती थी, उच्चारण दोष नहीं होता था। तो इस तरह से अमीन सैनी साहब एक रोल मॉडल के रूप में आरजेएस जो है वो प्रस्तुत करता रहेगा आगे भी, और भी पर्सनालिटीज़ को लेकर। और आप लोग जुड़िए और आप लोग बताइए कि आप क्या चाहते हैं, क्या सुनना देखना। हम लोग तो पूरी टीम आरजेएस पॉजिटिव मीडिया जो है आप लोगों के साथ आ गई है। 25 राज्यों का ये जो परिवार है उसमें ये विचार निश्चित रूप से जा रहे हैं, और एक बहुत बड़ा जन आंदोलन बनता जा रहा है, और ये देश के लिए है, इससे आप अलग नहीं हो सकते हैं। 16 फरवरी से नए प्रारूप के अनुसार बैठकें होंगी और आरजेएस के राष्ट्रीय सम्मान भी घोषित किए जाएंगे। तो इस तरह से आप जुड़िए, क्योंकि आपके दादा नाना नानी, आपके बुआ, आपके जो दिवंगत आत्माएं हैं वो आपसे प्रतीक्षा कर रही हैं, क्योंकि ऐसा भारत में कभी पहले नहीं हुआ था। अब तो अवसर है, और उस अवसर का लाभ अगर उठा लेते हैं तो आपका नई पीढ़ी जो है वो प्रेरित हो जाएगी, आपको उसको संस्कार मिल जाएगा, और आपके घर में जो प्रशस्ति पत्र लगेगा, आपके घर में जो आरजेएस की किताब जाएगी, उसमें आपके दिवंगत आत्माएं जिंदा रहेंगी। और ज़्यादा क्या कहना है, ये तो बार बार प्रेरित करने वाली बात है। हम लोग इंस्पायर करते रहेंगे, क्योंकि हम लोगों का काम ही है चरैबेती। तो हरीश कुमार शर्मा जी शिक्षक लिखते हैं कि रेडियो का नाम सुनते ही मेरी यादों में वे दिन आते हैं जब मेरे दादाजी मुख्य समाचारों के साथ साथ अनेकों कार्यक्रमों को रेडियो पर सुनते थे। अलग अलग आकाशवाणी केंद्रों के कार्यक्रमों को सुनकर हमें एक आत्मीयता भरा आनंद प्राप्त होता था। हाँ, बहुत अच्छा करते थे दादाजी, और वो संस्कार आपके अंदर आया है। तो हरीश जी, आप भी वो बताइए कि कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आप, और सुना कीजिए, कम से कम संगीत ज़रूर सुना कीजिए, और अच्छे संगीत जिस चैनल पे आते हैं उसी चीज़ को सुनना चाहिए। उदय शंकर सिंह जी, मैं भी उदय कुमार मन्ना, और आप भी उदय शंकर सिंह जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और कमेंट करने का निवेदन तो हम सभी लोगों से करते हैं, आपसे भी करते हैं उदय जी, आप तो हमारी राशि के हैं। और प्लाश सामंता जी जो हम पढ़ पा रहे हैं, तो सामंता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आपसे भी कहेंगे प्लाश जी कि आप कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि आरजेएस फैमिली बहुत बड़ी है, और लाइव में जितने जुड़े हैं कोई बात नहीं, लेकिन बाद में इसको सुनते हैं, आपके विचारों को पढ़ते हैं, और फिर ये यूट्यूब पर लग जाता है परमानेंटली, और अमीन सैनी साहब के नाम से लगेगा। आरजेएस और अमीन सैनी लिखेंगे, आपको ये कार्यक्रम भी लगातार एनी टाइम एनीवेयर विदेश में भी आप किसी को कह देंगे तो वो सुन सकता है। और कर्मेंद्र कुमार जी जुड़े हुए हैं, कर्मेंद्र कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके भी कमेंट आने चाहिए। राजेश जुन जी हरियाणा में बड़े अधिकारी हैं, आप देख रहे हैं, राजेश जुन जी आपका भी कमेंट आना चाहिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम सुझाव पर अमल करें, क्योंकि हम लोगों का काम है चरैबेती, चलते रहो। विश्व मारियम किरणमंतो, ये जो है कि हम लोग दयानंद सरस्वती जी को भी, उनकी जयंती कल 198वीं थी, उनको भी याद कर रहे हैं। इस तरह का जो संदेश हमारे महापुरुषों में। हाँ, दयानंद सरस्वती जी के बारे में एक साझा करना चाहेंगे विचार की। बहुत लोग उनको समाज सुधारक जानते हैं, लेकिन स्वतंत्रता सेनानी भी बहुत बड़े थे, और ये जो स्वराज का नारा था वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था, जिसको आगे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है के रूप में फेमस हुआ था। तो स्वराज शब्द देने वाले हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। इसके साथ साथ स्वामी जी अंग्रेज़ों को यहाँ से खदेड़ने के लिए
जो मीटिंग किए हरिद्वार में किए थे, उसमें तमाम स्वतंत्रता सेनानी आए और गुप्त रूप से मीटिंग हुई थी, और रोटी और कमल इस तरह का एक अभियान भी चलाया गया था। तो इस तरह से स्वामी दयानंद सरस्वती एक निशस्त्र सन्यासी थे, लेकिन अंग्रेज़ों को लेकर उन्होंने एक माहौल तैयार करने की कोशिश की थी। तो आज सकारात्मक भारत आंदोलन का माहौल भी तैयार करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हम भारतीयों के लिए और हमारे भारतीय परिवारों के लिए बहुत ही अच्छा मंत्र है। और ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी एक बार फिर लिखते हैं कि अखबार से अधिक रेडियो के समाचार प्रामाणिक माने जाते हैं। हालांकि आपके विचार हैं, निजी विचार हैं, और मेरे बचपन में मेरे दादाजी, पिताजी, ताऊ जी, चाचा जी से सुनने के लिए प्रेरित किया करते थे रेडियो। वेरी गुड। सुने गए समाचार का आदान प्रदान करते थे, बिल्कुल इसकी ज़रूरत है। और आप अपने पोते पोतियों को भी कभी कभी रेडियो से रूबरू कराया कीजिए, उनको भी पता चले कि रेडियो में किस तरह से बोलते हैं, कितना शुद्ध बोलते हैं। खास करके जो सरकारी चैनल हैं, लोक प्रसारक हैं, जो जिन्हें कहा जाता है आकाशवाणी FM गोल्ड, रेनबो, या आपके लोकल लेवल पे जो FM गोल्ड चलता है, जो प्रसार भारती के जो चैनल हैं, उसमें शुद्धता का, और सबसे बड़ी बात है कि अच्छी बातें की जाती हैं, शब्दों का इस्तेमाल अच्छा किया जाता है। तो परिवार में शब्दों का संस्कार डालने के लिए आकाशवाणी के रेडियो कार्यक्रम अच्छे हैं, और प्राइवेट में भी बहुत से कार्यक्रम अच्छे हो रहे हैं। तो ये चूज़ करना आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि आप सकारात्मक हैं, इसलिए आपको पता चल जाएगा कि कौन सा चैनल अच्छा है, कौन सा एंकर अच्छा है, और कौन सा जो है वो बुरा चैनल है। अपने घर में उसको प्रवेश न करने दें, उसको सुने नहीं। कैलाश चंद्रा जी, आपके भी कमेंट की प्रतीक्षा हो रही है। और भरतराम मालकोटी जी, आप तो RJS राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता है। ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी राष्ट्रीय सम्मान के भी भेंट करता है, वो मैं बोलना भूल गया था। तो RJS राष्ट्रीय सम्मान और इंदिरा गांधी जी के नाम पे भरतराम मालकोटी जी ने अवार्ड की घोषणा की है। भरतराम मालकोटी जी जुड़ते भी हैं फेसबुक लाइव में, और आपके कमेंट आने चाहिए। भरतराम मालकोटी जी ने लिखा, राष्ट्र प्रथम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बिल्कुल यही शब्द है जो RJS के राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं। आगामी स्वतंत्रता दिवस में होंगे, बड़े भव्य कार्यक्रम होंगे, कई राज्यों के RJS फैमिली जुड़ेंगे उससे। और राजीव सिंह जी, आपके कमेंट नहीं आए हैं, तो आपके कमेंट भी आने चाहिए, क्योंकि आपकी जीवंतता बरकरार होनी चाहिए। जब देश की बात हो रही है तो आप पीछे क्यों रहेंगे। और RJS ऑब्जर्वर दीप माथुर जी भी तो जुड़ गए हैं। RJS ऑब्जर्वर दीप माथुर जी ने घोषणा कर दी है कि 16 फरवरी बसंत पंचमी, श्री पंचमी और सरस्वती पूजा भी होती है। उस दिन से नए प्रारूप के अनुसार अब बैठकें हुआ करेंगी, और ज़बरदस्त बैठकें। आप कल की बैठक जो हुई थी उसको सुन सकते हैं, उसको एक प्रारूप के हिसाब से शुरू किया गया था, लेकिन अब आपको नया बैनर बनेगा, आपका नया बैनर होगा, नए अंदाज में, नए तेवर के साथ, नए कलेवर के साथ बैठकें 16 फरवरी से होने जा रही है। और 2 लोगों ने तो घोषणा कर दी है। एक का नाम तो शिव कुमार यादव जी के बारे में बताया हमने, और नजफगढ़ मेट्रो समाचार पत्र के संपादक भावना शर्मा जी, और एक समाजसेवी चौधरी इंद्रराज सिंह सैनी जी ने। चौधरी इंद्रराज सिंह सैनी जी ऐसे व्यक्ति हैं RJS फैमिली के, बहुत पुराने RJS फैमिली से जुड़े हुए हैं, और उन्होंने हरियाणा की यात्रा RJS पॉजिटिव मीडिया की कराई थी, जो हरियाणा में स्कूल में बैठक हुई थी। तो ये जानकारी भी देना जरूरी है। RJS राष्ट्रीय सम्मान के भेंटकर्ता भी हैं। और सोनू कुशवाहा जी, आप जुड़े हुए हैं, तो आपके कमेंट भी आने चाहिए। आज ज़रूर अमीन सैनी साहब को अगर नहीं सुने होंगे तो उनको ज़रूर सुनिए, यूट्यूब पर सब चीज़ अवेलेबल होता है। और ख़ास करके जो न्यूज़ एंकर हैं उनको तो ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि भाषा की शुद्धता अमीन सैनी साहब के पास बहुत ही अच्छी थी। अशोक सारंगी साहब जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सारंगी साहब, आपके भी कमेंट आने चाहिए। और तिलक ठाकुर साहब जी, धन्यवाद। नादिर त्यागी साहब, अरे वाह, RJS के राष्ट्रीय सम्मान, ये तो आप तो RJS स्टार हैं। सियोहारा बिजनौर नादिर त्यागी साहब, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के कार्यक्रम में आप आए थे जब 24 जुलाई, और वहाँ पे RJS ने पहला नहीं और सकारात्मक भारत दिवस मनाया गया था। नादिर त्यागी जी का सम्मान भी हुआ था। तो नादिर त्यागी जी, इसी तरह से आइए, सकारात्मक भारत आंदोलन को और ज़्यादा, आप तो राष्ट्रीय स्टार हैं, तो राष्ट्रीय स्टार का मतलब क्या होता है ये भी हमें बताइए। आपने तो सकारात्मकता की शपथ भी ली है, तो आइए जुड़िए और एक नए अंदाज में, नए तेवर में अपने और अपनों के लिए काम कीजिए। RJS अपने और अपनों को प्राथमिकता देता है। दीप माथुर साहब RJS ऑब्जर्वर लिखते हैं कि रेडियो जगत की प्रामाणिक व रुचिपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी दीप माथुर साहब, आप तो मार्गदर्शक हैं। और नरेंद्र
नैथानी साहब बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और अमीन सयानी साहब की बातों को पहुंचाने के लिए भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपके कमेंट रेडियो दिवस को सक्सेस दिलाएगा। आपके कमेंट पर ही ये सफलता निर्भर करती है। हालांकि काम तो बहुत अच्छा है। और मिहिर कुमार साहब आपका भी धन्यवाद, आपके भी कमेंट आने चाहिए, मैं तो नाम लेकर कह रहा हूँ। लेकिन मिहिर साहब ने तो लिख ही दिया, जय हिंद भाई। वेरी गुड, आरजेएस में तो भाई बहन का रिश्ता है भाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और बलबीर सिंह जी, हाँ बलबीर सिंह जी फेसबुक पर आजकल, बलबीर सोनी जी, अच्छा वो तो सोनी जी थे। बलबीर सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपके कमेंट अभी तक नहीं आए हैं। हाँ रविंद्र प्रसाद जी, आप तो जुड़ते हैं फेसबुक पे, आप लाइक भी करते हैं, कमेंट करते हैं, तो आज अब देखता हूँ आपके कमेंट आए हैं या नहीं आए हैं। भरत राम मालकोटी साहब एक बार फिर लिखते हैं, और भरत राम मालकोटी साहब तो गीत भी अच्छा गाते हैं, एक दो बार फेसबुक लाइव में शेयर भी किया गया था। कंटिन्यू कीप इट अप भरत राम मालकोटी जी, आपकी ये कला जो है, और फिर आप तो नाटकों में भी भाग लेते हैं, तो आरजेएस फैमिली में अपनी वीडियो भेजने का सिलसिला जारी रखिए। कमल धीमान साहब आप भी आ गए, आपके कमेंट नहीं आए तो आप आए, कमेंट नहीं आए। कमल धीमान साहब आपको कह रहा हूँ बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। बहुत मनोबल बढ़ता है, क्योंकि अच्छी बातों को प्रचार और प्रसार करेंगे तो भारत का माहौल भी अच्छा बनेगा। आप जानते हैं भारत आप हम सबका देश है, ये किसी के भरोसे ना छोड़ें। ये देश को सकारात्मक बनाने का जो अभियान बड़ी मुश्किल से चला है, 5.5 साल से चल रहा है साहब, तो इसमें समर्थन करना हम लोगों की, इस पीढ़ी की जिम्मेदारी है। बाकी नई पीढ़ी भी तैयार हो गई है और वो लोग इसको टेकअप करेंगे, एक इतिहास जो है वो होगा। तो भरत राम मालकोटी जी एक बार फिर लिखते हैं कि अमीन सयानी साहब अपने जीवन का शतक लगाएंगे। वाह वाह वाह, क्या बात है, हमारी तो मुंह की बात छीन ली भरत राम मालकोटी साहब। हम भी चाहते हैं अमीन सयानी साहब बिल्कुल बने रहें इस भारत में कई आवाज़ की दुनिया के दोस्तों को, बहनों और भाइयों सिखाने वाले। एक तो हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने विदेश में जाकर भाइयों बहनों की अलग जगाई थी, लेकिन अमीन सयानी साहब की जो अंदाज है उस पर तो हर रेडियो का श्रोता फिदा है। बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं बिना का गीत माला, और लीजिए अब आपका दोस्त, आपका होस्ट अमीन सयानी आप लोगों को गीतों की ये माला लेकर आ गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। शतक लगाएंगे, निश्चित रूप से लगाएंगे, हम लोगों की दुआएं हैं। और ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी लिखते हैं, एक बार फिर कमेंट कर रहे हैं कि ये 7 जी हाँ कमेंट जो है सही, सत्य, सरल, स्पष्ट, सभ्य, सुंदर, स्वाभाविक ही आरजेएस पॉजिटिव मीडिया वाणी का प्रभाव हो रहा है। जी हाँ, वो तो आरजेएस का तो एक मंत्र ही है, सकारात्मक चीज़ों को अपने साथ रखो, नकारात्मकता को छोड़ो। और नकारात्मक लोगों से बिल्कुल बात भी नहीं करना है, उनके साथ उठिएगा बैठिएगा तो वो प्रदूषण आपके अंदर आ जाएगा। और बहुत तरह के प्रदूषण होते हैं, इसका ख्याल ज़रूर रखेंगे। और जो लोग नकारात्मक होते हैं उनकी जगह आरजेएस में कैसे हो सकती है, आप ही बताइए, नहीं होती ना। जो लोग सकारात्मक हैं, देशराज मुज्तर जी, जी अगर मैं सही ले रहा हूँ माफ़ कीजिएगा, देशराज मुज्तर जी, क्योंकि जेड से है तो मुज्तर। यही सब रेडियो सिखाता है, क्योंकि मैं रेडियो ब्रॉडकास्टर हूँ तो मुझे पता है कि जेड का उच्चारण जो है नुक्ता लगाकर किया जाता है। जिंदगी, ये सभी जो यूट्यूब पे पत्रकार एंकरिंग करते हैं उन सभी लोगों को जानना भी चाहिए। बाजार कहेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि वो शब्द जो है बाजार ही होता है, और तलफ़ुज़ का इस्तेमाल अगर शुद्ध करेंगे तो वो नई पीढ़ी तक जाएगी। ज़िंदगी आप बोलेंगे तो निश्चित रूप से वो लोग मानेंगे सुनने वाले कि हाँ आपको कुछ ज्ञान है इन चीज़ों का, है ना। नहीं तो खुदा जो है वो जुदा हो जाता है, ये भी आप जानते हैं। तो दोस्तों ये फेसबुक लाइव बहुत मुश्किल से तैयार किया जाता है, और आप लोग समय रखिए, शनिवार और रविवार को आपसे सायं 7 बजे उदय मन्ना आपकी सेवा में उपस्थित हो जाता है। ये कार्यक्रम कोई किसी इंटरेस्ट से नहीं किया जाता है, ये सिर्फ कोरोना लॉकडाउन में जिस तरह से कोरोना में घर में लोग बंद हो गए थे, तो थोड़ा एक आरजेएस फैमिली पॉजिटिव मीडिया के पास एक अच्छी चीज़ों को पहुँचाने का एक जरिया बनाया गया है। और ये 2 अगस्त से शुरू किया गया था, और आज आप 116वें एपिसोड में, पहले तो डेली किया जा रहा था, लेकिन बाद में इसको शनिवार और रविवार को सायं 7 बजे का कार्यक्रम कर दिया गया है। ये शो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, और इसको अगर आप शेयर करते हैं तो आप ये समझिए कि सकारात्मक भारत जो आंदोलन है उसका आप पार्ट बनते हैं।
क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम बहुत कम होते हैं जो सीधा फैमिली से कनेक्ट करें। हम लोग बहुत सारी जो अलग अलग विषय हैं उसके बारे में बातचीत करते हैं, लेकिन आज अमीन सैनी साहब को और साथ में जो आप जानते हैं जगदीश चंद्र बोस साहब जो हमारे महान वैज्ञानिक थे, रेडियो के सह आविष्कारक रहे हैं मार्कोनी के, हम लोगों को जानना चाहिए, ये जानना चाहिए। एक बहाना है, एक प्लेटफॉर्म है। और सत्यप्रकाश झुनझुनवाला जी ने, उषा देवी जी ने तो अपने माता पिता की स्मृति में जगदीश चंद्र बोस के नाम का अवार्ड भी घोषित कर दिया है। तो इतने महान पुरुषों के बारे में चर्चा करने का अवसर कौन दे रहा है? वो आप ही तो दे रहे हैं, और ये अवसर बनाए रखिए। उसी तरह से चौधरी इंदराज सिंह सैनी साहब जो हैं वो आपको 16 फरवरी जो बसंत पंचमी है, और ये कि और बात बता दें कि सूर्यकांत निराला साहब जो हैं उनकी जयंती भी माना जाता है 1930। इनकी जयंती चूँकि बसंत पंचमी को उनका जन्म हुआ था, तो हर साल में जो बसंत पंचमी है उसका डेट बदल जाता है। तो अंग्रेजी के हिसाब से कैसे मनाया जाए? तो हम लोग चाहेंगे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहब बसंत पंचमी को जन्म हुए थे, और बसंत पंचमी को अपना आरजेएस का सकारात्मक बैठक है आरजेएस का, जो कि चौधरी इंदराज सिंह सैनी साहब करने जा रहे हैं। तो चौधरी इंदराज सिंह सैनी साहब से बातचीत की जाएगी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से, क्योंकि हम लोगों की बैठक में एक आप जानते हैं कि एक महापुरुष होने ज़रूरी हैं, और साथ में अपने जो पूर्वज हैं, अपने जो परिवार के लोग हैं, वो 1, 2 या 3 हो सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। आप अपने मोहल्ले के किसी जो अच्छा व्यक्ति है, वो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके अच्छे कार्यों को आरजेएस के अंदर लाने के लिए आप उनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं। तो 1, 2 या 3 व्यक्ति को हम लोग श्रद्धांजलि उनकी स्मृति में दे सकते हैं। और आप चाहें, ये आपकी इच्छा है कि आप जो अवार्ड है वो घोषित कर सकते हैं, करवा सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को जोड़ सकते हैं। आरजेएस फैमिली एकमात्र सकारात्मक भारत आंदोलन का संगठन है। इससे जुड़ने में हर किसी को गर्व महसूस होता है, और नई पीढ़ी तक ये अगर शेयर आप करेंगे तो अमीन सैनी साहब के जो टिप्स हैं वो आप पहुंचाने का काम करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें हैं, कुछ जनरल नॉलेज की बातें हैं, कुछ 13 फरवरी को कौन कौन लोग, देखिए कितने फैज़ अहमद फैज़ साहब को का आप लीजिए कि पाकिस्तान में उनकी कविता ने उनको देश से निकालवा दिया था, लेकिन वो झुके नहीं थे, रुके नहीं थे। और इस तरह की निडर पत्रकारिता जो है उसकी आवश्यकता हरदम रही है। पक्षकारिता नहीं, तथ्य और सत्य आधारित जो है आरजेएस के ये काम है। हम लोग जो भी बोलते हैं सत्य और तथ्य आधारित ही बोलते हैं, नहीं तो नहीं बोलते हैं। और सकारात्मक भारत जन आंदोलन का मतलब है कि बड़ी लाइन खींचने का ये आंदोलन है। अगर आप बड़ी लाइन खींच देंगे तो नकारात्मक आप कहेंगे ना कि दुनिया ऐसी नहीं है, दुनिया बड़ी खराब है, तो भाई सकारात्मक भारत आंदोलन की बड़ी लाइन खींचने में आपका योगदान अगर होता है तो आप इतिहास के पात्र बनते हैं। आपका ये कमेंट यूट्यूब पर जाएगा तो आप ये समझिए कि आपका ये सालों साल आपकी नई पीढ़ी आएगी, आपके नए बच्चे आएंगे और वो लोग भी कहीं कभी ना कभी रूबरू हो जाएंगे। तो आरजेएस की जितनी बैठकें हुई हैं, आप यूट्यूब पे या गूगल में आप लिखेंगे आरजेएस सकारात्मक बैठक, तो ढेर सारी बैठकें, अगर आपने बैठक की है तो उस बैठक का आंकड़ा आप दे दीजिए कि आपने कौन सी बैठक की थी। जैसे 135वीं बैठक हुई है तो वो 135वीं आरजेएस सकारात्मक बैठक लिखेंगे तो आपकी खबर आपके एक क्लिक पर निर्भर करती है। तो ये सब इतिहास की जानकारी आप लोगों को भी होनी चाहिए, क्योंकि आरजेएस सकारात्मक भारत भवन और सूचना केंद्र द्वारा इस तरह की जानकारियाँ आप लोगों तक लगातार पहुँचाई जाती हैं, महापुरुषों के बारे में करते हैं। और अब मेरे ख्याल से अब कमेंट नहीं है। वंदे मातरम लिखते हैं हमारे आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंटकर्ता नरेश कौशिक जी। अब नरेश कौशिक जी कितना अच्छा ब्लड डोनेशन का कैंप लगाते हैं, रिकॉर्ड बना रहे हैं हरियाणा के अंदर और दिल्ली के अंदर। बहुत सेवा करने में नरेश कौशिक जी, और हम लोग आरजेएस स्टार हैं ये, तो आप समझिए कि आरजेएस स्टार का पैमाना भी यही होता है। आपको पॉइंट मिलते जाते हैं, आप कितना फेसबुक लाइव में जुड़ते हैं, कितना आप आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं, कितना फेसबुक पे आप कमेंट कर रहे हैं, वो सब देखते हुए आप लोगों को और किताबों में भी स्थान दिया जाएगा, अगला राष्ट्रीय सम्मान आपको प्रदान किया जाएगा। तो वो सब आकलन चलता रहता है। ये चरैवेती का कार्यक्रम है। विनोद कुमार कटारिया जी, जुड़ने के लिए तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। और कब जुड़े हैं ये तो अभी मैं नाम देख रहा हूँ। अमीन सैनी साहब को आज डेडिकेट किया गया वर्ल्ड रेडियो डे पे। अमीन सैनी साहब को सुनना चाहिए, और ख़ास करके शुद्ध अगर उच्चारण करना चाहते हैं तो अमीन सैनी साहब रोल मॉडल हैं, और उनका अंदाज़ तो खैर दूसरा कोई नहीं कर सकता है। हम लोग की कोशिश कर सकते हैं उन तक पहुंचना तो बहुत ही नामुमकिन है, लेकिन उनके फॉलो तो कर सकते हैं, उनके अनुयायी बन सकते हैं, क्योंकि वो शुद्ध उच्चारण समाज में अगर करते हैं तो निश्चित रूप से सीखना पड़ता है। 25 साल का हमारा अनुभव है ऑल इंडिया रेडियो पार्लियामेंट स्ट्रीट दिल्ली में,
और इसलिए हम कुछ कोशिश कर पाते हैं। तनवीर अहमद अंसारी साहब, अभी अभी आपका नमस्कार आया, मेरी तरफ से भी नमस्कार, जय हिंद। यही हम लोग नमस्कार भी करते हैं, वालेकुम सलाम भी करेंगे और जय हिंद लगा देंगे या वंदे मातरम लगा देंगे। अंतर इतना ही है कि अपना नमस्कार कीजिए, वाहिगुरु जो भी कहना है कहिए, वालेकुम सलाम और जय हिंद कर दीजिए, क्या दिक्कत है। तो इस तरह की भावना जो है, और भाई बहन के रिश्ते से जब दृष्टिकोण सकारात्मक हो जाता है तो आप समझिए कि आप सभी हमारे भाई बहन, फेसबुक फ्रेंड्स और आरजेएस फैमिली जुड़े हुए हैं, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया भी जुड़ी हुई है। तो अब मेरे ख्याल से कमेंट नहीं है जितना मैं पढ़ पाया हूँ, सभी लोगों को लेने की कोशिश की है। कभी कभी कोई कमेंट छूट जाता है, लेकिन अगर आपने कमेंट किया है तो पोस्ट जब ये डाउनलोड होगा और भेजा जाएगा तो ये आपका कमेंट वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो सभी लोगों को धन्यवाद। और एक बार फिर से अमीन सैनी साहब को दिखा देते हैं। अमीन सैनी साहब आज 88 वर्ष के हो गए हैं और अभी दुआ की जा रही है कि 100 साल तक शतायु बने। तो आज के कमेंट में ये भी बहुत अच्छा है कि अमीन सैनी साहब को दुआएं दिए जा रहे हैं। अमीन सैनी साहब तक ये आवाज़ पहुंच जाएगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप जानते हैं आरजेएस बहुत ही एक्टिव रहता है और झामेंद्र कुमार ध्रुव साहब भी एक्टिव रहते हैं और उनके पोस्ट से जो आकाशवाणी और दूरदर्शन का ग्रुप है उसे भेजा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन का जो ग्रुप है उसमें आकाशवाणी से संबंधित चीज़ों को भेजा जाता है। बाकी जो अच्छी चीज़ आपकी होती है, फेसबुक आप जानते हैं वो फेसबुक पे भी लगाया जाता है और आरजेएस के 19 ग्रुप हैं उसमें भी भेजा जाता है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए, और जो कमेंट हमें दिखे हैं, जो नहीं दिखे हैं उसके लिए सॉरी। हमारी तरफ से किसी को छोड़ा नहीं गया है, सबके कमेंट लिए गए हैं और आप लोगों से ये कहा गया है कि आप कमेंट करके जाएंगे तो आप जीवंत रहेंगे। यूट्यूब पर, फेसबुक पर ये लोड होने जा रहा है, दोनों जगह आप जीवंत रहेंगे, क्योंकि हमने आपका नाम तो ले लिया है, इस आधार पर तो आप रहेंगे, लेकिन आपके अभिवादन इसमें फेसबुक पे नहीं आएंगे, आप भी जानते हैं। तो अब अनुमति तो देखिए, मन तो नहीं करता है कि आप लोगों से दूर हुआ जाए, बातें बहुत करने का बहुत मन करता है और आपके विचारों को जानने का। आप जानते हैं, आप लोग जो विचार देते हैं उन विचारों को हम लोग अप्लाई भी करते हैं और उसे ग्रुप में भी साझा करते हैं, आपके विचारों को लेकर आगे दूर तक पहुंचाते हैं। तो अब सकारात्मक सॉन्ग जो है उसको गंभीरता से सुनिए कि आखिर ये सकारात्मक सॉन्ग कह क्या रहा है। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाएं, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाएं। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाएं, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाएं। जहाँ तो आज अमीन सैनी साहब पे भी जो आधारित कार्यक्रम हुआ, बहनों और भाइयों, इसी अंदाज में जितनी कोशिश की गई, हो सकता है बहुत से लोगों को अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो कमेंट ज़रूर करके जाएंगे, और अब शेयर करके जाएं तो समझिए सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि सकारात्मक भारत आंदोलन जो है प्रचार का माध्यम है, नेकी कर कुएं में डाल ऐसी बात नहीं है। राधेश्याम श्रीवास्तव जी अभी दिख रहे हैं, तो राधेश्याम श्रीवास्तव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कमेंट आ जाए तो बहुत ही अच्छा लगेगा, लेकिन अब समय आ गया है कि हम लोग अब विदा लें। तो अब कल, चूँकि शनिवार और रविवार को फेसबुक लाइव होता है आरजेएस सकारात्मक भारत जन आंदोलन का, तो कल रविवार है और 14 फरवरी है, तो 14 फरवरी को हम लोग मिलेंगे और बातचीत करेंगे अपने बहनों और भाइयों के साथ, फेसबुक फ्रेंड्स और आरजेएस फैमिली के साथ, एक मुस्कान के साथ। जय हिंद, जय भारत।